ये मुझे नहीं समझ में आता, नमाज और नवरात्र एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते भाई? सौगाते मोदी की आप लोग बात कर रहे थे एक दिन, तो ये अगर सिर्फ ऊपरी दिखावा है। जगह की कमी है ना, तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहाँ बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहाँ नमाज पढ़वाइए। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है मुकाबला का। आज रमजान का आखिरी जुमा है। आज अलविदा की नमाज अदा की गई और ईद का इंतजार है। यूपी में अलविदा की नमाज के लिए सुरक्षा चाक चौबंदी और सड़कों पर नमाज अदा करने की इजाजत नहीं थी। ईद पर भी ऐसा ही होगा। सड़क पर नमाज पर पाबंदी लगी तो सरकार की ओर से कानून व्यवस्था की दलील दी गई, तो दूसरी ओर विपक्ष ने सवाल उठाए। मेरठ में पुलिस की सख्ती पर आरएलडी के नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भी सवाल उठाए। उधर बिहार में बात कब्रिस्तान तक पहुंच गई। दिल्ली में ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी को चुनौती दे डाली। कुल मिलाकर सियासत फुल स्पीड में है। आज मुकाबला में चर्चा इसी पर करेंगे। तमाम खास मेहमान भी होंगे, लेकिन सबसे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अलविदा की नमाज पढ़ी गई, लेकिन सिर्फ मस्जिदों में और उन जगहों पर जहां पुलिस प्रशासन ने इजाजत दी, न सड़कों पर और न ही किसी सार्वजनिक जगह पर। हमने पब्लिक प्लेसेस, स्पेशली रोड्स के ऊपर जो पहले पढ़ते थे, उसके लिए हमने अनुरोध किया था। अपने घरों के ऊपर कहीं भी पढ़े, कोई भी प्रतिबंध नहीं था। ये भ्रामक समाचार बीच में आया था और उसका हमने खंडन भी किया था। केवल जो एएसआई प्रोटेक्टेड एरिया, जो विवादित धर्म स्थल है, इसके चारों ओर 8-10 ऐसे मकान हैं जो जर्जर अवस्था में थे। उन 8-10 मकानों के लिए हमारे यहाँ अधिकारियों ने बोला था। उसके अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। अपने घरों में कहीं भी पढ़े। अलविदा की नमाज मस्जिदों में ही हो और नमाज के दौरान पूरी शांति रहे, इसे तय करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। लोकल पुलिस से लेकर आरएएफ जवानों ने पैनी नजर गड़ाए रखी। अब ईद में भी सुरक्षा ऐसी ही रहेगी और नमाज भी ऐसे ही अदा की जाएगी, सिर्फ मस्जिदों में, सड़कों पर नहीं। सरकार कहती है कि ऐसा आदेश कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। देखिए, बड़ी बात नहीं। देखिए, जो चीजें हैं, लोग नमाज मस्जिद में अदा करते हैं या स्वतंत्र हैं, घर पे भी नमाज पढ़ते हैं। टाइम हो गया तो कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं। तो सरकार जो कह रही है कि सड़क पर, तो सड़क पर नमाज क्यों पढ़ने जाओगे भाई? सड़क पर नमाज पढ़ना, सड़क थोड़ा नमाज पढ़ने के लिए बनी है। अगर जगह नहीं है तो आपके घर जगह है, बहुत से ऐसे मैदान है, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत। सरकार की मंशा है कि त्योहार सकुशल निपटे, आपस में किसी तरह की कोई बात ना हो। सौगाते मोदी की आप लोग बात कर रहे थे एक दिन, तो ये अगर सिर्फ ऊपरी दिखावा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सौगात। हमें चाहिए हमारे हक अधिकार जो हमारे देश में संविधान के जरिए हमें मिले हुए थे, और उनको कायम रखा जाए, यही हमारी मांग है। सड़कों पर नमाज अदा करने पर पाबंदी लगाई गई तो सियासत तेज हो गई। देखिए, संभल के अंदर तो बिल्कुल संभल को इन्होंने एक टारगेट कर लिया है। संभल के लोगों में कोई बैर नहीं है, कोई वैमनस्य नहीं है, ना संभल में कोई झगड़ा है, लेकिन ये संभल को तो एक टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुझे नहीं समझ में आता, नमाज और नवरात्र एक साथ क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते भाई? पहले नहीं हुए क्या? सदियों से हो रहे हैं, कोई आज पहली बार हो रहा है? ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे होली पहली बार आ रही, नवरात्रे पहली बार आ रहा है, ईद पहली बार आ रही। ऐसा नहीं है। ये नफरत कहीं ना कहीं अपनी सत्ता बचाने की नफरत है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आता। अगर सरकार इस चीज पाबंदी लगाती तो कोई वैकल्पिक जगह हमें दे के जिस जगह हम नमाज अदा कर सके सब लोग एक साथ होकर करके, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि सिर्फ मुसलमानों की नमाज है तो उस प्रकार से रोकना, ये चीज गलत है। इस चीज की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। और जहाँ तक छतों की बात है, छत किसी के अपनी आदमी मालिक है, उस पर एतराज करना ये तो बिल्कुल ही संवैधानिक जो अधिकार है उसका हनन है।
उधर बिहार में बीजेपी के नेता और नीतीश बाबू के मंत्री ने नमाज को लेकर विवादित बयान दे दिया। जहाँ नमाज का जगह है वहाँ नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहाँ बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहाँ नमाज पढ़वाइए। मस्जिद के बगल में जो रोड है किसी के बाप की जागीर है क्या? हर अनुष्ठान में भीड़ें होती है, 1 घंटा आध घंटा के लिए, तो गैर जिम्मेदाराना बयान है, असंवैधानिक है। चेतना होता मुख्यमंत्री जी को तो बर्खास्त न कर दिया गया होता, लेकिन चेतना कहाँ है? इधर दिल्ली में AIMIM ने बीजेपी को चुनौती दे डाली। जो बयानबाजी कर रहे हैं इनको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है, ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी। अपनी अपनी सियासत तो है, लेकिन लोगों को उस सियासत से कोई मतलब नहीं। जो शासन प्रशासन का ये आदेश था उसको हमने सबने माना है। किसी ने नमाज सड़क पे नहीं पढ़ी है, और फिर भी अगर किसी बंदे ने एक नमाज पढ़ भी ली उसके लिए हम शासन और प्रशासन से माफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं। कोई जल्दबाजी में आ करके उसको जगह ना मिली और उसने पढ़ ली हो, उसके लिए हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि इस बात को इशू ना बनाया जाए। तो मेरा कहना है प्रशासन की ये मुनासिब नहीं कि एक धर्म के ऊपर या एक समुदाय के ऊपर इस तरह का जो है दबाव बनाना, ये मुनासिब नहीं। 10 मिनट की नमाज है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। इस बीच कई जगहों पर मुसलमान काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते दिखे। ओवैसी ने भी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने के लिए काली पट्टी लगाकर नमाज अदा करने की अपील की थी। हमने जो है सरकार को मेमोरेंडम दिया है, हमने जो है JPC के साथ मुलाकात की है, JPC को 5 करोड़ के करीब हमने ईमेल भेजे हैं मुसलमानों ने। इसके अलावा हमने JPC के साथ में कई उसमें मुलाकातें की हैं, दिल्ली में भी और दिल्ली से बाहर भी, और हमने बहुत क्लियर अंदाज में कहा कि ये जो अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं ये अमेंडमेंट वक्फ के सुधार के लिए नहीं ला रहे हैं, बल्कि वक्फ को ख़त्म करने के लिए, हड़प करने के लिए, तबाह करने के लिए लाए गए। और जब आप जा रहे हैं एक प्रार्थना करने गॉड के या अल्लाह के नाम, और उस समय आपसे कहा जा रहा काली पट्टी बांधिए, तो उनके खिलाफ मतलब काली पट्टी बांध करके आप प्रेयर ऑफर करने के लिए कह रहे हैं, या देश में अव्यवस्था फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? अब इंतजार ईद का है। देखने वाली बात होगी कि नमाज पर सियासत मस्जिदों से निकलकर सड़कों से होती हुई कहां पहुंचती है। NDTV इंडिया की रिपोर्ट। और जो कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे वो भी आइए आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि त्योहार में कानून व्यवस्था प्रशासन का काम है, तो इस पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? साथ ही हमारा दूसरा सवाल होगा, सुरक्षा और एहतियात के ऐसे प्रदर्शन का आखिर क्या मतलब है? सवाल नंबर 3, क्या सड़क पर नमाज की पाबंदी ध्रुवीकरण की कोशिश है? सवाल नंबर 4, त्योहार सदियों से मनाए जाते रहे तो अब इतना हंगामा क्यों हो रहा है? इसकी वजह क्या है? क्या ये सिर्फ सियासत है? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ महेश वर्मा जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मल्लुक नागर साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, महासचिव हैं RLD के। हाफिज सरवर गुलाम साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। विजय शंकर तिवारी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं VHP के। आप सभी का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ शुएब जमई भी जुड़ेंगे, अध्यक्ष हैं दिल्ली AIMIM के। पहला सवाल महेश वर्मा जी आपसे, इतना कानून, ठीक है कानून अपना काम करता है, लेकिन आप लोग ये कह रहे हैं कि आपने जानबूझ के एक धर्म के ऊपर, लोगों के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस तरह के फैसले हो रहे हैं। देखिए, ये तो इसी तरह के आलाप विलाप प्रलाप जो है करते रहे हैं और कराते रहे हैं, और लोगों को कहीं सड़कों पे इसी के नाम पर उतारते रहे हैं। जहां सुप्रीम कोर्ट जो है अभी हाल में ही कुतुब मीनार को लेकर जहां पर वक्फ बोर्ड गया और कहा कि भाई हमें नमाज अदा करने की जो है वहां अनुमति दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कौन सा तरीका है।
सजदा करने का और इबादत करने का, कि आप मोनूमेंट के अंदर जो है घुसे पड़े हुए 1970 से, और वहाँ जो है इस तरह की कोई भी परमिशन और अनुमति जो है आपको नहीं है। और पाखंड देखिए कि वक्फ बोर्ड जब कहा कि भाई हमने तो इमाम अपॉइंट कर दिया, तो बोले कि आप अपने मन से अगर इमाम अपॉइंट कर देते हैं तो वो जगह आपकी, वहाँ आपको नमाज करने की आज़ादी। इस तरह से तो सड़क क्या लोगों के घरों में घुस जाएंगे कुछ दिनों के बाद। और इसी तरह का प्रोत्साहन अगर मिला तो मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से देश में एक माहौल खड़ा किया जा रहा है, क्या ये देश हित में बात कर रहे हैं ये लोग? भारत माता को डायन कहने वाले लोग, आजम खान को याद करिए, ये कैसे लोग हैं? नहीं, मैं तो इस पर बात कर रहा हूं जो अभी ईद पर चर्चा चल रही है, मुद्दे पर रही है तो ज्यादा अच्छा है। मैं कह रहा हूं कि मुद्दे की भी अगर बात करेंगे आप, तो मुद्दे के ऊपर जो है आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, मुद्दे के ऊपर आप देश की जो कानून है उसको आप नहीं मानेंगे, आप संविधान को नहीं मानेंगे, आप जो है एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आप संसद में जो है उसको ऐसे तमाशा बना के दिखाएंगे कि जैसे पता नहीं क्या तो करने जा रहे हैं वक्त के नाम पर। महेश वर्मा जी, मैं बहुत बैलेंस सवाल कर रहा हूं आपसे। वो कह देंगे फिर कांवड़ियों के लिए भी ऐसा ही होता है, बाकी जगहों के लिए भी ऐसा होता है, अब हमारे लिए क्यों ऐसा नियम बनाते हैं? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप कोई परमिशन या व्यवस्था के तहत अगर कुछ करते हैं, आप लीजिए ना अनुमति। ठीक है, लोग करते हैं ना, पार्कों में लोग शादी विवाह करते हैं, लोग कहीं अनुमति लेके परमिशन लेके, इनका तो जब मन आता है तब ये करते हैं, जहां मन आता है वहां करते हैं। ठीक है सर। आप देखिए ट्रेन हो, स्टेशन हो, सड़क हो, आप कहीं भी, आप अभी गुरुग्राम में देखिए किस तरह के तनाव फैलाया, वहां भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, मोहम्मद अदीब गए थे राज्यसभा के सांसद, सुप्रीम कोर्ट ने कितना लताड़ा। तो आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, ना देश के कानून को मानेंगे, ना किसी शासन प्रशासन के निर्देश को मानेंगे, तो आप इस देश के खाते पीते हैं, इस देश में रहते हैं, तो ठीक है। चूंकि यूपी से जुड़ा मामला, मैं समाजवादी पार्टी को चर्चा में ला रहा हूं। मैं आपके पास आता हूं। अनुराग भदौरिया, इतना हंगामा क्यों है? जी, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। इसके पहले भी ईद हुई है, इसके पहले भी रमज़ान हुए हैं, होली हुई है, दिवाली हुई है, कभी ऐसा तो हंगामा नहीं देखने को मिला। आखिर अचानक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्यों सब इनसिक्योर हो गए? हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई, सब त्योहारों पे अचानक इतना बहस का मुद्दा क्यों बन गया या बनाया जा रहा है? अगर कानून व्यवस्था खराब है तो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कानून व्यवस्था नहीं बना पा रही है प्रदेश के अंदर में, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था फेल हो रही है। तो ये आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? प्रदेश के अंदर में विकास के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं या धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है? कई बार आपको देखने को मिला होगा, आप पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि अब सीओ पुलिस अधिकारी भी बयानबाजी देने लगे हैं। उनके ऊपर में एसएसपी, डीआईजी हैं, डीएम हैं, लेकिन एक अधिकारी हैं वो बयान जरूर दे देते हैं। वो आजकल बयान वीर बन गए हैं। उनको लगता है शायद ये प्लेटफॉर्म मिल गया उनको अपना एक बयान देने का। उनको भी कम से कम संयम बरतना चाहिए, बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपका बयान देने का मतलब होता है कि आप एक सौहार्द का वातावरण बनाइए, आप मिलिए, लोगों से बात कीजिए, लोगों को ऐसा माहौल दीजिए जिससे कि सब लोग शांतिपूर्वक कैसा माहौल चाहते हैं अनुराग भदौरिया? मैं जानना चाहता हूं अनुराग जी से। हिंदू ने भी, मुसलमानों भी हम लोगों के साथ होली खेली, हमने उनके साथ खेली, वो हमारी गुजिया खाएं, हम उनकी सिमई खाएं, ऐसा माहौल होना चाहिए ना। भाईचारा, शांति माहौल, कहीं किसी शायद ऑडियो जो है, शायद ऑडियो हमारी लेट पहुंच रही है आप तक, मैं उसको ठीक हो जाए फिर मैं आपके पास आता हूं। थोड़ी सी ऑडियो में डिले है अनुराग भदौरिया, ठीक हो जाए फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मलुक नागर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई क्या सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत दे देनी चाहिए अगर सियासत ही हो रही है तो? ऑडियो शायद म्यूट है मलुक नागर जी। ये हाँ ठीक है, बोलिए सर, बोलिए। अभी आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। अभी ठीक है। देखिए, हम कह रहे हैं हमारे लिए सबसे पहले देश है और फिर देश के लोग हैं। अगर किसी सार्वजनिक स्थान पे किसी को दिक्कत नहीं है तो नमाज कहीं भी पढ़ी जाए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर सार्वजनिक जगह पे देश के लोगों को दिक्कत हो रही हो
तो पुलिस वाले उन लोगों को, आसपास के लोगों को मीटिंग करके समन्वय की भावना बना के और वो सड़क ना रुके और सड़क पे नमाज ना पढ़ी जाए, समझा करके निकलते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन पुलिस वाले अगर डराते हैं कि तुम्हारे पासपोर्ट कैंसल कर देंगे, जब्त कर लेंगे, लाइसेंस कैंसल कर देंगे, संविधान के हिसाब से, मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। और हमारे नेता जयंत चौधरी जी ने चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर, माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा, सोच पे कि सबके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलने की बात को लेकर के कल अपनी बात सार्वजनिक रूप से कही है। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के सेकुलर लोग हैं। नहीं, अभी भी आपने बात तो इसमें यह है कि जो हमारे भदौरिया साहब कह रहे हैं, जी सुनो मैं अभी भदौरिया साहब जो कह रहे हैं, इतना लंबी बात इन्होंने कही है। मैं वही पूछने जा रहा था कि क्या अभी भदौरिया साहब के साथ खड़े हैं क्या? उस पे इनके जो अबू आजमी नहीं, अबू आजमी ने आकर के, अबू आजमी ने आकर के, मैं बोलने जा रहा हूँ, अबू आजमी ने आकर के जो अबू आजमी ने आकर के जो औरंगजेब के ऊपर आकर के जो देश में माहौल छेड़ा, और इनके एमपी ने जो देश के वीर योद्धा हुए हैं, उनके आकर के जो हल्के बहुत शब्द कहे, जो गद्दार कहा, जो देश में जो ये नफरत की आग झोंकी, असली लड़ाई कांग्रेस के और समाजवादी के बीच में है। ठीक है, मैं अनुराग भदौरिया कुछ बोलना चाह रहे हैं मलूक नागरी में, वो बोल ले, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊंगा जल्दी जल्दी। अभी नहीं, अच्छा कंप्लीट करिए। अजीत जी, श्रीवास्तव जी, ऐसा नहीं है, कर लीजिए कंप्लीट कर लीजिए, कोई बात नहीं, कर लीजिए। हाँ देखिए, मध्य प्रदेश अनुराग जी में एक मिनट दे सीट दीजिए। की बंटवारे की बात आई, हरियाणा में सीट की बंटवारे की बात आई, महाराष्ट्र में सीट की बंटवारे की बात आई, यूपी में एमपी के इलेक्शन की बंटवारे की बात आई, यूपी में बाई इलेक्शन की बात आई। लड़ाई कांग्रेस की और इनकी है। ये मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, मुसलमानों के ठेकेदार हम भी हैं। संवैधानिक तरीके से अगर किसी भी मुसलमान के साथ कुछ होगा तो हम भी संविधान के दायरे में रह करके उनको सपोर्ट और न्याय दिलाने के तैयार है। पर ये कांग्रेस जो जिसकी बिल्कुल अपनी, जिसके पैर खिसक गए पूरे देश में, कांग्रेस अपने आप को जिंदा करने के लिए मुसलमानों के साथ जरा सा भी कुछ करते ही आगे आते हैं, जो मुसलमानों को और दिखते करते हैं। असलियत में मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, ये मुसलमानों के असली दुश्मन यही हैं। आम मुसलमान आराम से रहना चाहता है, अब उनसे जवाब ले लीजिए, आराम से रहना चाहता है। अब उनसे जवाब ले लीजिए। मुसलमानों के त्योहार बढ़िया निकले और मुसलमान चाहते हैं हिंदुओं के त्योहार बढ़िया, अब उनसे जवाब ले लें। लेकिन ये बीच में आके दोनों की, कांग्रेस और समाजवादी की लड़ाई है। अब उनसे जवाब ले लें, अनुराग भदौरिया। देखिए, सवाल यह है कि मुझे लगता है आरएलडी कंफ्यूज हो गई है। एक तरफ कह रही है कि नहीं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में, वो मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही है, वो इस तरह से नहीं कर सकती, पासपोर्ट जब्त नहीं कर सकती। तो आप सरकार को बोलिए, आप सरकार गलत कर रहे हैं, सरकार से सरकार को पूछिए। तो दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं आप। मैंने, मुझे बोलने दो, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अभी आप ही तो कह रहे थे कि ये गलत है, पासपोर्ट जब्त नहीं करने चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं जो आप कह रहे हो, वही तो हम कह रहे हैं जो आप कह रहे हो। मैं कोई गलत तो नहीं कह रहा। आप क्या चाहते हो कि वो उनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? हम भी यही कह रहे हैं कि वो भी सम्मानित नागरिक हैं। अगर कोई चीज आपस में मिल बैठ के भी उसका एक समाधान हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपके पासपोर्ट जब्त हो जाएंगे, आपका आधार कार्ड जब्त हो जाएगा। इस पर सफाई, अनुराग भदौरिया, इस पर सफाई आ गई है एसपी की। उन्होंने कहा कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया और वेरिफिकेशन की बात उन्होंने कही थी, सफाई दे दी, इसलिए यहाँ भी क्लियरिफिकेशन जरूरी है। मेरी बात सुन, ठीक है। मैं अपनी बात कर लूं। दूसरी बात, इस समाज के अंदर में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे राजनीति क्यों करना चाहती है? क्या उनको अपनी कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं कि वो शांति नहीं बनाए रख पाएंगे? क्या उनके जो नहीं, अनुराग भदौरिया, लेकिन मैं एक सवाल कर रहा हूं, मैं बीच में एक सवाल कर रहा हूं आपसे। अगर बीएनएस की धारा 285 ये कहती है कि सड़क पर इस तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, सरकार रोक रही है, इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह की आप एसपी साहब करे तोड़ मोड़ के पेश कर दिया गया, अब उनकी बाइट चलवा दीजिए, उन्होंने जो बोला था। बिल्कुल चलवा देंगे, अभी चलवा देंगे, सुन ले, हम लोग भी सुनना चाहते हैं। अभी चलवा देंगे, बिल्कुल चलवा देंगे। नहीं, चलवाइए ना, बिल्कुल चलवा देंगे। मुझे 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मैं चलवा क्यों, क्या कहना चाह रहे थे? नहीं,
हाँ, क्योंकि देखो उनकी बाइट चलना जरूरी है, जिससे पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। हम भी तो समाज में यही चाहते हैं ना, जो संवैधानिक तरीके से हो, जो कानून के दायरे में हो, वही होना चाहिए, क्योंकि समाज में शांति रहे, सबका सम्मान हो। ठीक है, भारतीय जनता ओके, मलुक नागर जी कुछ कहना चाह रहे, जल्दी से कह लीजिए, फिर 2-3 और लोग हैं, समय बीतता जा रहा है। आओ जाओ, कंप्लीट। ठीक है, एक सेकंड, ठीक है सर, एक सेकंड, मैं बहुत कम बोल पाएंगे। सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास। मेरी बात हो जाने दीजिए भाई, ऐसे कैसे चलेगा? मैं पूरी बात कर नहीं पाता हूँ, आप बीच में फिर ले आते हैं, तो हमारी बात तो जा नहीं पाएगी ना। देखो ठीक नहीं है, की तारीफ करने के लिए मुझे बोलने दीजिए, ये ठीक नहीं है परंपरा। मैं चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर में, मैं फिर कहता हूँ, राणा सांगा महान योद्धा थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुश्मन भी कहता था, बाबर जैसा दुश्मन जिससे उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो भी कहता था कि महान योद्धा थे और हैं और रहेंगे। लेकिन सवाल ये है बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी में बोलने दो, बीच में क्यों चिल्ला रहे हो? आप क्या चाह रहे हो? मेरी बात बोलने दो, हल्ला मत मचाओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के खालिद अनवर जो जेडीयू के विधायक हैं, अरे बोलने दो भाई, चिल्लाने आए हो क्या? अरे बोलने दो मुझे। अरे भाई अनुराग भदौरिया, इतना प्यार अनुराग भदौरिया से, तो माला लेके जपो अनुराग भदौरिया। अब मुझे बोलने दो, अरे माला मेरी ले लो, जपो अनुराग भदौरिया सुबह से लेकर शाम तक। बोलने दो मुझे, अरे मुझे बोलने दो भाई, हो गया। ए भैया, सबने देख लिया, अब इनको चुप कराओ थोड़ा। मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही है। मैंने कहा खालिद अनवर एक जेडीयू के विधायक है, जिन्होंने बोला था औरंगजेब महान है। हम नहीं कहते औरंगजेब महान है, औरंगजेब महान कभी नहीं हो सकता। तो क्या खालिद अनवर से जो जेडीयू का विधायक है, आप जेडीयू से समर्थन वापस ले लेंगे? आप नहीं चिल्लाएंगे, अब चुप हो गए, बिल में घुस गए। कौन से बिल में घुस गए? अभी चिल्ला रहे थे ना, बोलो जेडीयू के हम समर्थन वापस ले लेते हैं, हम नहीं जेडीयू के साथ हैं। बोलिए आप चिल्ला रहे थे, आप चुप हो गए। फिस हो गए, बहुत फिस बोलो ना खालिद अनवर, फिस हो गए। अब उसमें भी बोल रहा हूं, अरे बोलने दो, फिर अपने हल्ला मचाने लगे। खालिद अनवर नाम नहीं याद आ रहा है क्या? याददाश्त बड़ी कमजोर है भैया। अभी खालिद अनवर बोला तो याददाश्त इनकी चली गई है। इनको टॉनिक पिलाओ भैया, इनकी याददाश्त चली जाती है। सत्ता की बात करो, सत्ता जाने के टाइम पे याददाश्त चली जाती है। अभी तो और याददाश्त याद दिला रहा हूँ। अरे फिर यहाँ हिंदू मुसलमान कर रहे हो क्या? हिंदू मुसलमान क्यों करो? मुझे समझ नहीं आया। हम सब हिंदुस्तानी है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख। ठीक है सर, मैं बाकी लोगों को भी जोड़ लेता हूँ, फिर दूसरे सेगमेंट में आप दोनों के पास आता हूँ। हाफिज सरवत गुलाम साहब, ये हंगामा क्यों है? ठीक है सर, मैं 1 मिनट दे दीजिए सर, दूसरे सेगमेंट में आपके पास आ जाऊंगा। मैं जी बस आ रहा हूँ आपके पास, बाकी जो 2 लोग हैं वो लोग भी चर्चा में आ जाए, फिर आपके पास आ जाता हूँ। बोलिए हाफिज सरवत गुलाम साहब, ये हंगामा क्यों है? कांग्रेस की और तुम्हारी लड़ाई है, देश को क्यों झोंक रहे हो? आपसे बेहतर शायद कोई नहीं जान रहा होगा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बैठे हैं हमारे महेश भाई, उनसे बेहतर कोई नहीं जान रहा होगा हंगामा क्यों है। बिल्कुल स्पष्ट है, और देश के लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हंगामा इसलिए किया जा रहा है कि कभी भी कोई इस देश में रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, नौकरी, इसकी बात ना करे। जो लोग देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत में गले फाड़ रहे हैं, उनसे पूछिए कि क्या पूरे देश में एक शिक्षा नीति नहीं लागू होनी चाहिए, एक स्वास्थ्य नीति नहीं लागू होनी चाहिए, पूरे भारत के लोगों के लिए एक जैसी शिक्षा क्यों ना हो, पूरे भारत के लोगों के लिए एक जैसी स्वास्थ्य व्यवस्था क्यों ना हो, पूरे भारत के लोग के लिए फ्लैट कोड, यूनिफॉर्म फ्लैट कोड क्यों ना हो, सिलेट कोड क्यों ना हो। बस तलाक निकाह पर घेर कर ध्रुवीकरण की राजनीति करनी है, ये इनकी पॉलिसी है। अब ये जुमा और शनिचर और अलविदा और ईद और होली और नवरात्रि और मुर्गा और चिकन और जितने नॉन इश्यूज हैं उसको सामने रखेंगे, कॉमनल पॉलिटिक्स करेंगे, देश के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करके। कम्युनल पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? जैसे अंग्रेजों ने किया था। ये अंग्रेज के चेले हैं ये लोग। कौन? जो लोग इस इशू को फ्रेम में रख रहे हैं। अभी देखिए ना, अभी ये कह रहे हैं कि सपा के एक सांसद ने महाराणा सांगा का अपमान किया। कैसे खड़े हो गए महाराणा सांगा के पक्ष में अबे मुल्लुक नागर जी? 2 मिनट में खड़े हो गए। जय सिंह के साथ भी खड़े हैं। इनसे पूछिए कि कैसे जय सिंह जो है वो भारत के वीर सुपूत हो गए, और कैसे बाबर और अकबर और क्या कहते हैं वो आक्रांता हो गया। चोर को बुलाने वाला चोर ही तो होगा। विजय शंकर तिवारी जी, अपने
देने वाला डाकू ही तो विजय शंकर तिवारी जी। लुटेरा का साथ देने वाला लुटेरा विजय शंकर तिवारी। किसी भी सरकार का ये उनका उत्तरदायित्व होता है कि देश में, समाज में सौहार्द रहे, शांति रहे, पर्व लोग अच्छे से मना लें, ये उनका उत्तरदायित्व रहता है। लेकिन नमाज का एक जो इतिहास है वो बहुत अच्छा नहीं है करने का। आप देखिए, अभी कुल मिलाकर के नागपुर की बात बताता हूँ मैं। नागपुर में एक लुटेरा जैसा, मतलब दुर्दांत ऐसा शासक जो औरंगजेब की बात करते हैं, उसकी कब्र को हटाने के लिए बजरंग दल ने नागपुर में एक प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया था। उस प्रदर्शन के बाद ऐसी ही नमाज के समय लोग नमाज में आए, नमाज करने के बाद फिर वहां जो लूटपाट और गाड़ियां तोड़ना, घर तोड़ना और ये सब कुछ किया है। ये एक गुलाम सुन लीजिए, आप गुलाम, अब आप गुलाम नहीं है, वो गुलाम वाले चले गए, आप गुलाम नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। तो और इसके पहले कानपुर की घटना आपको पता है, कानपुर में मस्जिद से कैसे नमाज करने के बाद निकले और निकलने के बाद सारे कानपुर के आधे कानपुर को तहस नहस किया, पत्थरबाजी की, बोतल फेंके। कश्मीर में कितनी बार भी नमाज करने के बाद इस प्रकार की घटनाएं घटी। देश की सैकड़ों घटनाएं निकल के आएंगी जब नमाज अदा करने के बाद ये पूरी तैयारी के साथ आते हैं और जहां तहस नहस करना होता है, पत्थर मारने होते हैं, ये करते हैं। ये इनका इतिहास है। तो इस इतिहास से जो शासन सबक नहीं लेगा वो देश में तहस नहस करने के लिए तैयार है। ये जो शासन है, इस शासन ने पहले सबक ले रखा है कि ऐसी जो नमाज है, नमाज करने के बाद इस प्रकार की घटनाएं न घटे। और दूसरी बात, गुलाम भाई, आपके अपना ही कानून, शरिया कानून कहता है, आपका अपना आस्था का कानून कहता है, आपका अपना कानून कहता है, अपनी परंपरा कहती सड़क के बीच में नमाज नहीं अदा करनी चाहिए। आप गुलाम भाई बता दीजिए, है कि नहीं है? चलिए ठीक आप क्या ये है कि नहीं कि ब्याज नहीं सारा आप क्या जब ये है कि ब्याज नहीं लेंगे तो बैंकों में पैसे रखते हैं। आप क्या है कि सड़क के बीच में नमाज नहीं करेंगे तो जबरदस्ती करते हैं कि सड़क के बीच में करें। ये विवाद का विषय ही नहीं है। आप कहो कि हम नहीं करेंगे, हमारे यहाँ नहीं कहा जाता, हम कभी भी नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो मजहब में नहीं करते हैं, जागरण सड़क आप पर ये कह करते सकते हैं, हैं। मैं नवरात्र सड़क पर होता है, हाँ, दशहरा सड़क पर होता है। मेरा एक बात और कह लीजिए। ऐसी परिस्थिति में अभी कुछ समय पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, वहां की प्रधानमंत्री भारत में आई और भारत के समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, मजहबी नेता, आपके मुस्लिम के बड़े बड़े नेता, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में होने वाली है, हम करने वाले हैं। मतलब ये इतनी बड़ी चेतावनी के बाद भी शासन सतर्क नहीं होगा, आप कैसे समझ लेते हैं ये? यानी बांग्लादेश जैसी स्थिति करने की बड़े बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के नेता। गुलाम सरवर साहब जल्दी से जवाब दीजिए विजय शंकर तिवारी का, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। ऐसी परिस्थिति में शासन को सतर्क रहना ही चाहिए। भारत, देखिए, भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी जनसंख्या है, भिन्न तभी तो सभ्यताओं, संस्कृतियों का मिश्रण है हमारे यहाँ सर। त्योहार तो आप छोड़ दें, शादी ब्याह, मरना जीना भी सड़क पर ही होता है हमारे यहाँ। गलियों को घेर कर लोग शादियां करते हैं, गलियों को घेर कर मैयत रखे जाते हैं। जमीन पर बताइए, देखो क्या आप कभी बहुत स्पष्ट बोल देते हैं, कई बार ऐसा नहीं है कि हमेशा करते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये बातें टीवी में जमीन पे करने वाली है, ये संवैधानिक जमीन में नहीं है। केवल टीवी में अच्छी बातें हैं, जमीन में अच्छे काम नहीं है। जमीन में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। आप अगर एक कहीं उल्टा नहीं है, अभी आपको कह दिया जाए कि इस्लामिक व्यक्ति नहीं है, आपके ऊपर आक्षेप लगा दिया जाएगा। मस्जिद के गेट पर मनाना है, आपको जुलूस मस्जिद के गेट पर लानी है, आपको विसर्जन के टाइम में मूर्ति मस्जिद के गेट पर ही रोकनी है, आपको झंडा मस्जिद के गेट पर ही लगाना है, मस्जिद के सामने से भगवान का नाम मस्जिद के गेट पर ही, ये तो आप नहीं यात्रा होती है, राम यात्रा होती है, आपको खुश होना चाहिए। ये भाईचारा है। देखो मस्जिद के सामने से यात्रा जा रही है, जय श्री राम कहते जा रहे हैं, आपको स्वागत करना चाहिए, फूल डाल के स्वागत करना चाहिए। तभी तो भाईचारा दिखाई पड़ेगा, तभी तो तहजीब जमने की। लेकिन बात करने से नहीं होगा, मस्जिद के सामने शोभा यात्रा जाए और आप फूल बरसाएं, अगर आपको शांति मिलती है तो आपका स्वागत है। गंगा जमनी तहजीब, ये है भाईचारा, लेकिन वो तो दिखाई नहीं पड़ता, वो तो दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता। गुलाम सरवर साहब एक सवाल मेरा भी है, मैं बाकी लोगों के पास जाऊं। गुलाम सरवर साहब एक सवाल मेरा भी है भाई, डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ के पास हैं। मस्जिद बना लीजिए, उसमें नमाज पढ़िए, क्या दिक्कत है? जमीन है ही नहीं भाई, प्रोपेगेंडा है सिर्फ। जमीन कहाँ है? वक्त की सारी जमीन तो लोगों ने कब्जे कर लिए।
दिल्ली में जितने वक्त की जमीन है सरकार के महेश कब्जे जी। में है या फिर बनिया भाइयों के कब्जे में है? देखिए आज पूरा आपके तो सवाल बनिया के भाई जरिए कब्जा किए हुए हैं। नहीं, मैंने एक तो एक सवाल पूछा था, पर्दाफाश मैंने तो ये पढ़ा है तमाम आपके- रिपोर्ट में कि बिल्कुल, डिफेंस बिल्कुल। और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है, इसलिए ये सवाल मैंने पूछा। 9 लाख एकड़ जमीन है अंकित जी, वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ जमीन है। और इस 9 लाख एकड़ जमीन को जो है ये लोग कह रहे हैं कि उसको हथियाने के लिए, उसको हड़पने के लिए केंद्र सरकार जो है एक कानून लेके आ रही है। मतलब ये तो एक दुष्प्रचार क्या अलग रहा, लेकिन अभी आज का जो मुद्दा है, मैं इसके ऊपर मैंने ये वो लोग हैं जिनके नजर में सुप्रीम कोर्ट कहीं मायने नहीं रखता है, जो इस देश में संविधान के ऊपर तालिबान की तरह जो है तालिबान कानून लेकर आते हैं और वो तालिबान कानून हम सबके ऊपर लागू हो जाता है। मजाक देखिए इस देश में क्या मतलब बनता है कि आज एक आदमी सरेआम आपके अभी वो जो जिस व्यक्ति के आप नाम लेके कह रहे हैं एआईएम का, वो व्यक्ति है कि हम सड़क पे नमाज अदा करेंगे, हम लोगों के छतों पे नमाज अदा करेंगे, जिसको रोक के दिखाना है रोक के दिखा दे। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस अंकित जी मैं पढ़ के सुना रहा हूं। 2021 की गाइडलाइन है, मुझे पता है सर। बिल्कुल 2021 की गाइडलाइन मुझे पता है सर। सर मैं ये कह रहा हूं कि नमाज और धार्मिक आयोजन के लिए अनुमति अनिवार्य है। अगर नमाज कोई पढ़ते हुए वहां बम विस्फोट होता है, वहां कोई और घटना घटती है, अभी विजय शंकर जी क्या कह रहे थे कि जिस प्रकार का माहौल इस देश में बना हुआ है, ये लोग तो चाहेंगे ना कि नमाज करते हुए कहीं बम फटे पाकिस्तान की तरह। जो अब ये मुस्लिम स्कॉलर क्या बोल रहे हैं कि इस देश में एक शिक्षा नीति नहीं है, एक शिक्षा नीति नहीं है, एक स्वास्थ्य नीति नहीं है। पूरे देश में आयुष्मान का मजा ये लूट रहे हैं। पूरे देश में शिक्षा नीति जो है पहली बार 2020 का पूरे देश में लागू किया गया और ये अज्ञानी तरीके से बात कह रहे हैं। क्या मतलब होता है इसका? आप देश का मुस्लिम स्कॉलर बनके, मुसलमान बनके इस देश का संविधान का अपमान कर रहे हैं। नहीं सर, मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं, छोड़ दीजिए उन्होंने क्या कहा था क्या नहीं कहा था, मुद्दे पर आइए। मेरा सवाल नहीं महेश जी, मेरा सवाल ये है कि सारी गाइडलाइन की बात हो गई, सारी गाइडलाइन की बात। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, वो लाइसेंस छीन लूंगा। अरे कोई नहीं कह रहा लाइसेंस छीन लूंगा, वो बाइट मंगवा दीजिए जरा एसपी की एक बार फिर से, सबको सुनना भी है। अनुराग भदौरिया, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। आप लोग ने चलाया सर। मैं चला रहा हूं सर, अभी चलवा दूंगा, 1-2 मिनट दे दीजिए सर। सफाई आगे मैं चलवा दूंगा सर, समय लगता है आने में। अनुराग भदौरिया, मैं एक सवाल आपसे कर रहा हूं, बड़ा सीधा सा सवाल है जी। आपने भी शुरुआत में कहा कि इतना हंगामे की जरूरत ही नहीं है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कानून का पालन तो होना ही चाहिए? आज काली पट्टी बांधकर भी नमाज अदा की गई, ये आपको नहीं लगता कि लोगों को उकसाने का काम हो रहा है? दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। नमाज देखिए, अदा करते हुए इस तरह की चीजों अनुराग को भदौरिया, देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, समाज के अंदर में माहौल बनाना। अब देखिए कभी सीए पे बनाते हैं, कभी एनआरसी पे बनाते हैं, वक्फ बोर्ड पे भी देखो बना रहे हैं। आपने जेपीसी बनाई ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, क्यों बनाई? कि आपने विपक्ष के जो नेता हैं उनकी भी राय लेंगे, क्योंकि संविधान में सत्ता पर लो विपक्ष, तो विपक्ष की राय लेंगे कि नहीं लेंगे? आपने जेपीसी बनाई लेकिन विपक्ष के लोगों की राय नहीं ली। विपक्ष की राय लीजिए। क्या मैं पूछना चाहता जेडीयू का इसमें क्या मत है, टीडीपी के नेताओं का क्या मत है, और जो दल है जैसे पासवान जी की पार्टी उनका क्या मत है, और लोकदल का क्या मत है जो जेपीसी बनाई है, जो वक्फ बोर्ड का बिल है, इस बिल पे मसौदा क्या बनाया गया चर्चा करने के लिए टेबल आप पार्लियामेंट में जब इसको लाएंगे, सदन में लाएंगे, तो आपने सबसे इसकी बात कर ली कि नहीं कर ली? सबको लाने के बाद चर्चा होगी तो कैसे होगी? क्योंकि आप विपक्ष को कॉन्फिडेंस में कहां लेते हैं? आप माहौल बनाते हैं, टीवी डिबेट करते हैं हम लोग कि अब ये चिल्ला रहा है नहीं, लेकिन कानून टीवी डिबेट पर भी तो नहीं बन सकता। अनुराग भदौरिया, मैंने आपसे सीधा सा सवाल पूछा था कि काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन, वो नमाज पढ़ना, सुन लीजिए। नहीं मैं सुन रहा हूं आपकी बात सर। अनुराग भदौरिया, मैं सबसे ज्यादा मैं आपको ही सुनता हूं, आप तो जानते हैं। अरे उसी पे आ रहा हूं। अरे सुन तो लो, तो वक्फ बोर्ड पे ये होने वाला है, ये कानून बनने वाला है। अरे भाई पार्लियामेंट में आएगा, चर्चा होगी। आपने इसी तरह से किसान बिल पास किया था ना, विपक्ष कह रहा था ना मेरी राय ले लो, हमारे सजेशन ले लो, हम मिलकर अच्छा बिल बनाते हैं। इन्होंने बिल पास कर दिया, बाद में किसान धरने पे बैठा, तब बिल वापस लेना पड़ा ना। इसलिए विपक्ष की बात को मानिए। आप आज उत्तर प्रदेश के अंदर में हर चीज, हर त्योहार इतना इनसिक्योर क्यों हो गया है भाई? अभी तो 8 साल से सरकार है, कोई आज तो सरकार आई नहीं, इस साल तो आई नहीं है, इसके पहले भी सरकार थी, उसके 8 साल से है ना सरकार। क्या 8 साल से आप उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको समझ ही नहीं पाए?
उत्तर प्रदेश की जनता सवाल में मेरा जो सवाल एक भाव अनुराग वो भदौरिया, समझ समय नहीं कम है, मैं पाए। माफी तो चाहता कहीं हूँ। ना कहीं आप सवाल माहौल बना रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करना क्या उकसाने वाली हरकत नहीं है, हाँ या ना? देखिए, मैं आपको सीधा से सवाल, मेरा सीधा सवाल है और सीधा सा जवाब मैं भी भारतीय जनता पार्टी चाहता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी है, ये तब से ये हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? बस सीधी सी बात बताइए भाई महेश जी। ये हिंदू मुस्लिम के मेरे सवाल का जवाब अनुराग भदौरिया ने नहीं दिया, उन्होंने सवाल लेकिन पूछ लिया बीजेपी से। बता दीजिए भाई, विकास पे क्यों नहीं, महंगाई पे क्यों नहीं? सुनिए सर, विकास पे क्यों नहीं, महंगाई पे क्यों नहीं, शिक्षा पे क्यों नहीं, बताइए महेश जी, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं? मैंने पूछा था कि काली पट्टी बांधकर जो नमाज अदा की गई उससे उकसाने वाला मामला है नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सीधा जवाब देता हूं, उन्होंने सवाल पूछ लिया बीजेपी से। बताइए भाई महेश जी। छोड़ दीजिए, आप बहुत पुराने पत्रकार हैं और बहुत सीजेंट पत्रकार हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये जिन चीजों पे भी हमसे जवाब तलबी करना चाह रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। आइए ना, 50 साल का व्हाइट पेपर पार्लियामेंट के अंदर है। आपके नेता के पास पढ़ने के टाइम नहीं है। आपके नेता के पास एक वर्ग विशेष के गुणगान करने के लिए वक्त है। औरंगजेब को महिमा मंडित करने के लिए आपके नेताओं के पास नहीं सर, मैं देखिए ना, मैंने उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा बीजेपी जवाब देगी। मैंने बीजेपी से सवाल पूछा, उन्होंने कहा नहीं आप तो बहुत अच्छे पत्रकार हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया। सर आपने तारीफ करके जवाब नहीं दिया, दे दीजिए ना उनको जवाब। सत्ता नहीं, सत्ता तो आप समर्थन वापस दे दीजिए सर, दे दीजिए सर। दे रहे हैं ना। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री, अरे सुनो सही, अनुराग भदौरिया अभी तो बन रहे थे आप, नहीं अभी तो बहुत हमारे तो अबू आदमी ने बोला और मलूक नागर जी को कि आप बड़े सभ्य हैं, आप बड़े सभ्य तरीके से आप डिबेट करने वाले व्यक्ति हैं। और अभी आप कितने, नहीं अभी आपकी सभ्यता कहाँ चली गई? आपकी बीच में बोलने की आदत आप नकार देंगे कि इस देश में 60 लाख करोड़ का बजट है, आप नकार देंगे इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कृषि बजट है, जो स्वास्थ्य बजट है, जो शिक्षा बजट है, उसको नकार देंगे? उसके ऊपर व्हाइट पेपर है। समझ में नहीं आता कि आपको जहाँ सत्ता चाहिए होती है वहाँ सब कुछ आप सहन कर लेते हैं। टीडीपी का 4% टीडीपी के साथ आप केंद्र में समर्थन में, टीडीपी 4% रिजर्वेशन देना चाहती है माइनॉरिटी को, तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। यहाँ पे खाली नरवर अगर बोलते हैं औरंगजेब महान है तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन अगर कोई दूसरा बोल के उसको सब वापस ले रहा हो तो भी आप उसको हल्ला मचा रहे हैं। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है भाई? शर्म करो, भारत माता को डायन कहते हो, राणा संगा को राज्यसभा में जाती रहती है। सत्ता के लिए हिंदुस्तान के जो एक फैब्रिक है उसको तोड़ने की कोशिश मत करो, भाईचारे को मत खत्म करो। ये गंगा जमनी तहजीब है उसको क्यों बिगाड़ रहे हो? चले मैं मलूक नागर जी, समय कम है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मलूक नागर जी, ये इस तरह की सियासत होनी चाहिए क्या इस देश में जो हो रहा है? प्लीज, मैं सबको ग्रेस टाइम दे रहे हैं, मुझे भी दीजिए। हाँ ठीक है सर, अच्छा ठीक, आप कंप्लीट कर लीजिए महेश जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर मलूक जी कहना चाह रहा हूँ सर कि जिस प्रकार से आप राष्ट्र की बात ने नहीं कर रहे हो। कहा कि बाबर को किसने न्योता दिया कि वो जय सिंह का नाम रहे। अरे भैया जाके कहीं इतिहास पढ़ लो, दौलत खान ने बुलाया था बाबर को। इस देश का एक मुसलमान जो गद्दारी किया, जो हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं महेश जी, मन में कई बार चर्चा की है उस पर। दूसरी बात मैं दूसरी बात ये आपसे कहना चाहूंगा कि इस देश में तालिबान नहीं चलेगा, इस देश में संविधान चलेगा। हाँ, संविधान ही चलेगा, बिल्कुल संविधान ही चलेगा। अगर संविधान के तहत, और ये तो सब कह रहे हैं कि संविधान के तहत ही सब होगा। हाँ, लेकिन सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड पे तब जो है अनुराग भदौरिया कहाँ चले गए थे? छोड़ दीजिए ना सर, अभी चर्चा, आज का मुद्दा दूसरा है। मैं माफी के साथ करूं, चर्चा हम आज दूसरी कर रहे हैं, हमारा विषय दूसरा है आज। मलूक नागर जी, आप ही के सहयोगी हैं। मलूक नागर, बोल लेने दीजिए उनको। महेश जी आप ही के सहयोगी हैं। मलूक नागर जी, इस तरह की सियासत होनी चाहिए। सरकार आपकी है तो आप गिनाइए काम अपना 20 साल का। 20 साल का हिसाब दीजिए। ठीक है सर, 1 मिनट सर, मलूक नागर को बोल लेने दीजिए। मलूक नागर बोलिए। 20 साल की सरकार है और आप टाइट फिस हो जाएंगे। 20 साल का काम गिनाइए ना, क्या किया 20 साल में आपने? बताइए, आपको 20 साल, 2 डिकेड हो गए आपकी सरकार ने, 2 डिकेड हो गए। लास्ट 30 साल से मैं 20 साल से सरकार। सर मलूक नागर, अभी मलूक नागर हैं, फिर 2 मेहमान और हैं, थोड़ा सा समय दे दीजिए सर। कोई बात नहीं, महेश जी आपके सहयोगी हैं मलूक नागर। क्या किया है? मलूक नागर आपके सहयोगी हैं सर, आपकी सरकार में है वो हर जगह, केंद्र से लेकर के प्रदेश में। बोलने दीजिए उनको। मलूक नागर जी बोलिए सर। और आपने बहुत उन्नति करवा दी। अगर इतनी उन्नति करवा दी तो आपने 80 करोड़ लोगों को लाइन में क्यों लगाया? 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। मलूक नागर, 20 साल से आपने यही उन्नति की देश को, बेरोजगारी के कगार पर ढेल दिया।
महंगाई के कगार पे ठेल दिया। 20 साल का हिसाब नहीं दे पाते हो, आए बाएं साए बोलने लगते हो, इतिहास गिनाने, इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। अरे मत पलटिए इतिहास के पन्ने, देश के जो बच्चे उनके भविष्य के बारे में बात कीजिए, उनका भविष्य के लिए शायद मलूक नागर तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मिलेगी, कैसे उनको स्वास्थ्य मिलेगा, कैसे उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, उस पर चर्चा कीजिए। आप 20 साल से सरकार है, शर्म कीजिए, आप 20 साल से सरकार में अपना काम नहीं गिना पा रहे हो। खाली मलूक नागर जी को हाँ बोलिए मलूक नागर, आवाज पहुंच रही है। बोलिए बोलिए। देखिए मुझे तो आवाज पहुंच रही है, पर आपके द्वारा नाम लेने के बाद भी ये रुकते नहीं है। अच्छा, बिल्कुल लोग देखने वाले इनका मजाक उड़ाते हैं। मैं सीधी सी बात कह रहा हूं, ये लड़ाई कांग्रेस की और समाजवादी की है। राणा सांगा पे समाजवादी पार्टी का एमपी बोला, क्या ये माफी मांगेंगे? और जो औरंगजेब की तारीफ करी इनके प्रदेश महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने, क्या उस पर माफी मांगेंगे? और जो राजनीतिक विश्लेषक या जो अपने अभी हमारे एक साथी बैठे हैं गुलाम सरवर जी, ये कुछ भी आके टेलीविजन पे बोलते हैं जो आम मुसलमानों के खिलाफ जाती है, और टेलीविजन की डिबेट पे ऐसी बात बोल जाते हैं जो आम मुसलमानों को झेलनी पड़ती है। ये हो क्या रहा देश में? देश का आम मुसलमान आराम से रहना चाहता है, देश का आम हिंदू आराम से रहना चाहता है। ये कुछ लोग, चुनिंदा राजनीतिक लोग, खास करके कांग्रेस पार्टी जहां इनकी जमीन खिसक गई है, ये कुछ का कुछ बोलते हैं। असलियत में ये मुसलमानों के सहयोगी नहीं है, मुसलमानों के हमदर्द नहीं है, यही मुसलमानों के असली दुश्मन है। गुलाम सरवर, देखिए मलूक नागर ने जो कहा गंभीर बात कही, आप जल्दी से जवाब दीजिए फौरन। खत्म कर रहा हूं, खत्म कर रहा हूं। बिल्कुल जल्दी खत्म करिए सर, खत्म श्रीवास्तव जी खत्म कर जी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। नागर साहब बहुत वरिष्ठ नेता है। अरे कहाँ खत्म कर रहे हो? देर से कहानी सुना रहे हो, खत्म ही नहीं कर रहे हो, सही बात बोल ही नहीं पा रहे हो, ना इधर ना उधर, बीच में अटके हो, ना बीजेपी की तरफ हो, ना हमारी तरफ हो, विपक्ष में बीच में आ गए। भैया कैसी हालत हो गई, बीच में अटक गए, कहीं ना कहीं समाज पर असर हो रहा है। बीच में विजय शंकर तिवारी जी, अब मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। इस तरह से चर्चा हो ही नहीं पाएगी सर, सारे बोलेंगे तो। विजय शंकर तिवारी जी, आखिरी सवाल आपसे है, इस तरह की सियासत क्यों है और हर आदमी राजनीति कर रहा है? नहीं होनी चाहिए ना। अजीत जी, अभी चर्चा हो रही थी, वो किसने किसको, राणा सांगा जी को कह दिया, महाराणा को कह दिया, सब चल रहा था। तो राम जी लाल जी का आज भी मैं कहीं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा। यानी मैंने जो कहा है वो बिल्कुल पक्की बात कही है, और महाराणा राणा सांगा के लिए जो कहा है मैं उसमें अटल हूं। मुझे लगता है इस समय अखिलेश जी की अब जिम्मेवारी शुरू होती है कि उसको टलने के बाद भी अगर उनसे वो कोई बात नहीं कर पाते हैं, तो देश को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं राम जी लाल के साथ हूं, मेरी मानसिकता वही है। एक बात। दूसरी बात, ये बार बार एक बात आती है हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो एक बात समझ लीजिए दीजिए, पिछले 60 साल से केवल मुस्लिम मुस्लिम हो रहा था। हिंदू कहीं आवाज नहीं उठा पा रहा था, उठाता था तो उसको दबा दिया जाता था। आज हिंदू अपनी आवाज उठा रहा है, मुसलमान के साथ मिलकर के देश का एक बड़ा वर्ग है जो हिंदुओं की आवाज को दबाना चाहता है, और ये कहता है हिंदू मुस्लिम हो रही है। तो मैं मानता हूं हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्योंकि हिंदू आज अपनी आवाज उठा रहा है, और वो पूरा वर्ग जिसने हमेशा मुस्लिम मुस्लिम किया आज उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हिंदू चलिए सर, आपने इशारा किया बहुत। अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह लीजिए, फिर खत्म करना है। देखिए मैं पूछना चाहता हूं, 30 साल में लास्ट 20 साल से सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। 20 साल से आपने देश को क्या दिया है? कर्जा 50,000 करोड़ से उठा। चलिए सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया महेश वर्मा जी, अनुराग भदौरिया जी, मलूक नागर जी, हाफिज सरवर, गुलाम जी, विजय शंकर तिवारी, आप सबका बहुत शुक्रिया। मुकाबला में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन।